गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, समझेंगे इंटेलिजेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोई कह रहे मुक्ता कह रही है आप भी जाओ ना, रो देंगे। रोना बिल्कुल नहीं है, है ना, बिल्कुल नहीं रोना। अगर हम बात करें यहाँ तो ये लास्ट क्वेश्चंस रुलाएंगे आज तो आपको, है ना। मेरे इंतजार में रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमने कल 25 क्वेश्चन को किया था। अच्छा, एक और चीज है, मैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ और एड ऑन हुए हैं तो एक शीट मिल जाएगी आपको कंप्लीट, जहां तक है कल सैटरडे है ना, कल मिल जाएगी इंटेलिजेंस के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद आंसर्स, एक शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक पीडीएफ की शीट, ये तो पीपीटी के फॉर्म में हम समझ रहे हैं ना चीजों को। ठीक है बात, तो जिनको पीडीएफ की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज है डे 2 इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस का। देखिए एक बार, और जिन क्वेश्चंस में उस पीडीएफ में डाउट आए ना उनको डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एक दिन डाउट सेशन लेकर के मैं निपटा दूंगी। ठीक, पुराने पीडीएफ तो ऑलमोस्ट सारे शेयर कर दिए हैं। चलो फिर ध्यान लगाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 25 तक कल किए थे। आईक्यू लेवल विच डिफरेंशिएट्स लर्निंग डिसऑर्डर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता में कमी है। ठीक है मिनहाज, बौद्धिक क्षमता में कमी है, इंटेलेक्चुअल आईडीज बोलते हैं। मैंने उस दिन आपको कराई भी थी आईडीज की, जो 3 मोरॉन और ये सब कराए थे। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से किसको, लर्निंग डिसऑर्डर्स को अलग करने वाला आईक्यू लेवल क्या होगा, 50, 70, 80 या 100। तो आपको ये पता होना चाहिए कि होगा 70। जब हमने एक क्या की थी, आईक्यू की टेबल की थी, तो बॉर्डर लाइन आपसे पूछता है, बॉर्डर लाइन पे है 70 आईक्यू, यानी 70 या 70 से ज्यादा वाले को आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वो एटलीस्ट पढ़ सकता है, उसको आप थोड़ा बहुत क्या करोगे, हेल्प दोगे और काम चल जाएगा। तो ये बॉर्डर लाइन जो है ये अलग करता है लर्निंग डिसऑर्डर्स जो थोड़े बहुत होते हैं, एडीएचडी वगैरह और ये सब को, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी से। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या है, आईक्यू की कमी। लर्निंग डिसऑर्डर्स का मतलब ये नहीं है आईक्यू की कमी है, तो 70 से ऊपर वाले फिर आईक्यू की कमी नहीं रहती, आईक्यू इज ठीक है, समवॉट चल जाएगा, डल और सो कह सकते हैं हम, एग्जैक्टली। ठीक, इसका आंसर बी होगा, नहीं सी नहीं होगा, बिल्कुल भी 80 नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रूवन क्वेश्चन है। डी प्लस वाले तो ध्यान से देख लेंगे, पूछा हुआ है डी में, और ये कहीं भी पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक जगह पूछा जाएगा। ये इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है, इसकी खास बात ये है, अगर मान लो आपका पेपर है 100 नंबर का, स्पेशली डी भी मान लेते हैं, 5-10 क्वेश्चन डाल देंगे। 5-10 क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर हैं किसी भी पेपर में, किसी भी टॉपिक के लिए। आपका पेपर है 30 नंबर का, 4 नंबर का इंटेलिजेंस आ जाएगा, 3 नंबर का कम से कम आ जाएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें चीजें याद करने वाली भी काफी हैं और समझने वाली भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 मंथ्स, यानी जो क्रोनोलॉजिकल आप समझते हैं वास्तविक आयु, जिसको हमने बताया था कैलेंडर एज भी कह दिया जाता है, यानी जब से जब तक जन्म हुआ है। ठीक, तो इफ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 मंथ्स, 60 महीने का बच्चा है, और मेंटल एज कितनी है, 66, 66। अब जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। यहाँ ईयर तो लिखा नहीं है, यहाँ मंथ लिखा है, यहाँ 66 लिखा है, तो हम समझ जाएंगे सेम ही तरीके से दिया होगा। अगर यहाँ मंथ लिखा होता और वहां ईयर लिखा होता तब कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती। ठीक, तो आईक्यू निकालना है। आईक्यू का फॉर्मूला मुझे और आपको दोनों को पता है, मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, जिसको सीए कहते हैं, इंटू 100। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आईक्यू का। तो मेंटल एज हमें पता है कितनी है, 66 है, यानी 66 है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है जब से उसका जन्म हुआ है, जितनी उसकी उम्र है जीवित रहते हुए, कैलेंडर एज कहते हैं जिसको, ये है 60 मंथ्स। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से 0 से 0 चली गई, और ये 11 बार कट गया 6 से, 66 जो है 66, तो 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 110। और इससे ज्यादा आसान और क्या लोगे, तो आंसर क्या हो गया, 110। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। इसका आईक्यू स्कोर आ गया कितना, देखो विलक्षण बुद्धि नहीं लगानी, क्वेश्चन ने जैसे पूछा है आपको वैसे ही जवाब देना है। अगर आप यहाँ, कई लोग हैं जो एज चेंज करने में लग जाते कि 12 महीने बराबर 1 साल, तो 60 महीने का मतलब है 5 साल का बच्चा है, और फिर 66, तो आप फंस जाओगे। जैसे दिया हुआ है उसी सेम तरीके से कैलकुलेट कर दो। यदि यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ ईयर थोड़ी दिया है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हम मान लेंगे कि मंथ में ही बात हो रही है। ठीक है जी, तो 110 यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल्दी तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत तेज स्पीड है ना। चलो आगे बढ़े फिर, बहुत ही बढ़िया, चले आगे। नेक्स्ट चीज समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पिंटर पेटरसन स्केल इज अ, यानी पिंटर पेटरसन पैमाना जो है वो क्या है, एक वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, या कल्चर स्पेसिफिक टेस्ट है। जवाब दीजिए फटाफट से। मैम हमेशा तेज रहती हैं आप, तो कह रहे हैं यार कल तो इतना स्लो डिस्कशन हुआ है इसलिए मैंने आज स्पीड बढ़ा के रखी है। कोर्स जब खत्म होगा हो जाएगा, आराम से पढ़ो ना। अगर पेपर बीच में एक भी आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कोर्स खत्म ना मिले आपको, उस चीज की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, आराम से पढ़ो। क्यों रोज की टेंशन लेते हो, मैं नहीं पढ़ूं, ठीक है आप ही पढ़ लो फिर। गड़बड़ कर दिया आपने। पिंटर पैटरसन स्केल, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल नाम है इसका पूरा। अभी परसों जब हमने टेस्ट की बात की थी तब डिस्कस किया था इसको। पिंटर पैटरसन स्केल क्या है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक, तो टू बी प्रिसाइज ये क्या होगा, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जिसमें कुछ पिक्चर्स, कुछ मेज, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होगा कि आप किसी भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आईक्यू कम है, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मेंटल डेफिशिट है, सबको आप परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू माप सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्ब, एक तरह से 3 टाइप बता देते हैं कई लोग, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। कई लोग परफॉर्मेंस टेस्ट जो है उसको नॉन वर्बल मानते हैं क्योंकि नॉन वर्बल होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो आपको परफॉर्मेंस टेस्ट ही याद रखना है ना। और ये ज्यादातर कल्चर फ्री होते हैं, हालांकि उसमें भी बायस है कि कई बार क्या होता है जो पिक्चर्स वगैरह होती है ना वो भी बायसनेस की तरफ ले जाती है हमें।
ठीक, बट वो हमारा अभी मुद्दा नहीं है उस चीज को लेकर के बात करना। ठीक, पिंटर पैटरसन स्केल हाँ याद करने पड़ेंगे, मेन तो याद कर लो ना, जैसे रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हो गया, भाटिया बैटरी वाला टेस्ट हो गया, पिंटर पैटरसन स्केल हो गया। इसके अलावा और भी मैंने उस दिन कुछ आपको काउंट कराए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताया था मैंने कि जो पूछे हुए हैं एटलीस्ट उतना तो पता रखोगे ना। तो परफॉर्मेंस टेस्ट यानी पिंटर पैटरसन स्केल एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसका पूरा नाम ही पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल है अगर आपने नाम पढ़ा है तो। ये एग्जैक्ट आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगा सकते कि नॉन वर्बल के अंदर है, नॉन वर्बल के साथ लगा देते हैं कई लोग, नॉन वर्बल स्लैश परफॉर्मेंस लिख देते हैं, लेकिन ये बहुत सारी जगह पे आपको 3 टाइप मिल जाएंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। अगर टू बी प्रिसाइज पूछेगा तो आप परफॉर्मेंस ही बताएंगे। वाईटी क्लास हाँ यूट्यूब पे आज 9:15 डिस्कशन करेंगे। वो सीडीपी वाले क्वेश्चंस भी देखना, बेशक सीटेट के बट अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी। आपको तो छोड़ना ही नहीं है कहीं से भी कहीं तक के भी क्वेश्चन, जो लोग डिटेल में पेडागोजी करना चाहते हैं। ये मत सोचो ये इस पेपर का है तो करूँ कि नहीं करूँ, जिस पेपर का मिले करो, क्योंकि टॉपिक तो वही है। पानी लाना भूल गई हूँ मैं आज, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर हम चलते हैं आगे। देखो पिंटर पैटरसन के तो नाम में ही परफॉर्मेंस स्केल लगा हुआ है, तो आप उसमें तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। जिसके नाम में ही परफॉर्मेंस स्केल है उसको आप कैसे नॉन वर्बल कह दोगे? बता दो एक बार। देखिए क्वेश्चन 29 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस विच फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट वैल्यूड इन स्कूल्स। कौन सी फॉर्म जो है किसकी बुद्धि की स्कूल में वैल्यू नहीं की जाती? जो गार्डनर के 8 प्रकार हैं उनमें से कौन सा एक इंटेलिजेंस का टाइप है जिसको स्कूल वाले महत्व ही नहीं देते, ज्यादातर स्कूल्स में जिसपे फोकस ही नहीं रहता। जैसे अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक की, भाषा पे खूब फोकस रहता है, टेस्ट लिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लैंग्वेज का खूब यूज होता है, लगभग हर क्लास में लैंग्वेज का यूज है ना। लॉजिकल की बात करें, मैथ्स में जो अच्छा है, साइंस में जो अच्छा है उसको बहुत महत्व दिया जाता है, खूब सारे टेस्ट इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक, नन ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, स्थानिक बुद्धि, कि आप ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे हों या फिर आप स्कल्पचर एक मूर्तिकार हो, आप दिशाओं के साथ अच्छे हैं, मैप वगैरह अच्छे से रीड करते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है ना। बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपके मैथ्स के ओलंपियाड होंगे, फिजिक्स साइंस के ओलंपियाड होंगे, कोई स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए लेके जाता है आपको कि मैप बना के दिखाना वहां पे, या आपका दिशाओं का ज्ञान अच्छा है, या आप अच्छे मूर्तिकार बन सकते हो, इस पे फोकस नहीं होता जनरली। देखो जो बहुत ही आर्किटेक्ट्स, बिल्कुल कौन सा स्कूल सिखाता है आर्किटेक्ट बन जाओ? कोई नहीं सिखाता। ठीक, तो जो बिल्कुल ही ए क्लास स्कूल है उनको छोड़ दें अगर, जिनके लिए एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है, नॉर्मल केस में स्पेशल इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम गार्डनर की थ्योरी की बात करें, भावनाओं में नहीं बहना, देख के क्वेश्चन को बिल्कुल मुक्ता भावनाओं में नहीं बहना, चारों ऑप्शंस को बहुत समझदारी से पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, क्या कह रहे हो कोमल, क्या लिखा है आपने ऐसा? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 30th क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अमॉन्ग गार्डनर्स लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस, यानी कि कौन सा एक गार्डनर की 7 प्रकार की बुद्धि की लिस्ट में नहीं है। देखो कहीं पे 7 लिख देगा, कहीं पे 8 लिख देगा, क्योंकि जो पुरानी थियरी हुआ करती थी, जब से क्वेश्चन्स बनते आए तब 7 प्रकार हुआ करते थे, फिर बाद में 8 अपडेट हो गए बुक्स में, तो इन्होंने 8 पूछने लग गए। आज की डेट में इनका बस चलेगा तो 9 भी पूछ लेंगे। कृष्ण क्या पूछ रहे हो भाई? तो स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है 7 प्रकार में, नेचुरलिस्टिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, इंट्रापर्सनल नहीं है, बताइए आंसर कीजिए। अब देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। अगर आप पूछेंगे कौन सा एक लिस्ट में नहीं है 7 प्रकार की बुद्धि के, तो फिर तो अगर हम बात करें स्पेशल इंटेलिजेंस, बात सही है। बात करें अगर हमारी किसकी, इंट्रापर्सनल की, ये भी है। फिजिकल की यदि हम बात करें तो फिजिकल डायरेक्ट नाम नहीं दिया हुआ, फिजिकल है ना, फिजिकल का डायरेक्ट नाम नहीं है। बॉडीली काइनेस्थेटिक कहते हैं जो शारीरिक रूप से अच्छा होता है उसको, तो इसलिए ये भौतिक या फिजिकल जो है ही नहीं लिस्ट में। ये नेचुरलिस्ट जो है ये 8th टाइप है वैसे तो। अब इसमें यही गड़बड़ है क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा ही इतने गलत तरीके से, ऑप्शन गलत दे दिए हैं यहाँ पे ना। ये 7 की जगह 8 ही होना चाहिए था, और आप यही मानिएगा ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के, जो दिल्ली में पेपर हुआ था DEET+B का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें गलती है। और आंसर जो माना है उन्होंने वो फिजिकल को ही माना है, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा फर्क है ना, फिजिकल तो हो ही नहीं सकता। नेचुरलिस्टिक एक बार तो इन्होंने 7 की जगह 8 बाद में अपडेट हो गई हो, है ना, तो सी ही इसका सही आंसर है। बेशक नेचुरलिस्ट बाद में ऐड हुआ हो, लेकिन आंसर इसका फिजिकल ही सही है, ऑफिशियल आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो कई बार आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। आप ये मान के चलिएगा कि गार्डनर की बुद्धि के जो तत्व हैं, क्योंकि एक ये तरीका भी होता है तुक्का जिसको कहते हैं ना कई लोग, जब आपको पता है तीनों ऑप्शन एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, एक है जो ऑड सा है, एकदम अलग सा दे दिया। भाई फिजिकल कोई शब्द थोड़ी दिया गार्डनर ने, गार्डनर ने कहा बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है जी, तो ये फिजिकल है, ये नहीं है, कहीं भी बात नहीं हुई इसकी।
या 7 की जगह 8 लिख देना चाहिए था, या नॉर्मल नंबर देना ही नहीं चाहिए था इनको। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ होगी पेपर में एक दो क्वेश्चन में, बट आपको अपनी सामान्य बुद्धि का या अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच इज नॉट अ थर्स्टन्स पीएमए, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कौन सी एक नहीं है थर्स्टन की? बताओ एक बार, आंसर कीजिए। देखिए कौन सा एक थर्स्टन के पीएमए में नहीं आता? बिल्कुल 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 हमने डिस्कस किया हुआ है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ग्रुप फैक्टर थियरी है थर्स्टन की, अगर आपको याद हो। ग्रुप फैक्टर थियरी है किसकी? थर्स्टन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके सामने हमने डिस्कस किया था SPNVWMR, जिसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, 7। स्पेशल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, फिर क्या है मेमोरी और रीजनिंग। ये कुछ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो आपके अलग अलग बुद्धि में काम करती हैं। तो नंबर भी यहाँ है, मेमोरी भी यहाँ है, रीजनिंग भी यहाँ है। इमोशन की बात कहीं नहीं हुई, इमोशन की बात कहीं नहीं हुई। कई बार गार्डनर के क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा एक टाइप गार्डनर ने नहीं दिया है इंटेलिजेंस का, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई टाइप गार्डनर ने नहीं दिया, कुछ नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने बात भी नहीं की है। ठीक, तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं बट गलती इनमें कई बार हो जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट किसने दिया? हाँ, ये थर्स्टन तो आपको याद करना पड़ेगा, पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। थर्स्टन तो थर्स्टन हुआ, स्पीयरमैन हुआ, आपका एल्फ्रेड बिने वाली थियरी हुई, आपकी ये गार्डनर वाली थियरी हुई, और स्टर्नबर्ग हुआ। इनकी सारी थियरीज पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती हैं। और ये आपका फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस हुआ। हाँ, नेम एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसमें आसान तो है, SPNVWMR, नेम तो एज इट इज याद होना चाहिए आपको। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो 1905 में आई थिंक पब्लिश हुआ था, और किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। 1904 भी सही है, 1905 भी सही है, बट जहां तक पब्लिश होने की बात अगर मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा 1905 होगा जहां तक। ठीक, तो एल्फ्रेड बिने और बिने साइमन टेस्ट कहा जाता है उसको। 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया था फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस के ही थे कौन? एल्फ्रेड बिने, और इनके एक सहयोगी थे जिनको साइमन कहते हैं। ठीक है जी, चले आगे। देखिए 33 नंबर देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स स्कोर 75 इन एन आईक्यू टेस्ट। कितना स्कोर है आईक्यू का? आईक्यू स्कोर ही दे दिया इस बार। आईक्यू स्कोर है 75, 75, इसका मतलब बस बॉर्डर लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर है। किसमें कंफ्यूजन रहता है? किसमें रहता है कंफ्यूजन? हिज मेंटल एज विल बी, 16 साल का बच्चा है जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो कैलेंडर एज है, जितने साल उसको धरती पे आए हुए हो गए। ठीक, पूछा क्या है हमसे? मेंटल एज क्या होगी? मेंटल एज क्या होगी? आईक्यू का फॉर्मूला लगाओ। मेंटल एज जो मानसिक आयु, जिस लेवल पे दिमाग फंक्शन करता है, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक, मेंटल एज क्या है? मानसिक आयु इज पता ही नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल एज 16 साल गिवन है, और अगर हम बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू स्कोर दिया हुआ है 75 यानी 75। ठीक, ज्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं इसमें। ठीक है बात, अब इसको सीधा काट दो, हिंदी में कहें तो 25 3 75 यानी 25 3 75 और 25 4 100, या 25 चौका 100 बोलते हैं। फिर ये 4 से 4 बार कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो 12 बन जाएगा ना, तो मेंटल एज क्या आ जाएगी? 12। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, जिनका मैथ गड़बड़ हो वो ये मत सोचना इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, फ्री के नंबर हैं, इसको कोई गलत नहीं करेगा जिसने फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है। आप बेकार में पीछे रह जाएंगे पेपर में, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा आना जरूरी है। ठीक, पीडीएफ पे बात चल रही है, ये टीम में कुछ दिक्कत है, वो लोग लेट कर रहे हैं, तो जल्दी ही टाइम पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका तो डी हो गया सिंपल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आईक्यू स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी जो आईक्यू स्कोर्स हैं, जो बुद्धि लब्धांक हैं, उनको सामान्यतः किस तरह से को रिलेट किया जाता है, उनका संबंध। मान लो एक बच्चे का आईक्यू आया 120, तो अब अपने आप दिमाग में अंदाजा लगा लेंगे इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि ये एवरेज से ऊपर है, सुपीरियर वाला बच्चा है, तो ये तो पढ़ने में अच्छा ही होगा जिसका आईक्यू है। ये सामान्य तौर पे हमारा जो समाज है, हम लोग हैं, वो ऐसा कयास लगाते हैं आईक्यू स्कोर को देख के कि जिसका आईक्यू 140 है वो तो मस्त होगा हर चीज में। ये हम क्या है, ये हम जनरली सामान्य तौर पे, इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि हो सकता है किसी क्षेत्र में वो पीछे रह गया हो क्योंकि इंटरेस्ट ना बन पाया हो या दिशा भटक गया हो, लेकिन जनरली सामान्य तौर पे समाज या लोग कैसे देखते हैं आईक्यू स्कोर से एकेडमिक परफॉर्मेंस को जोड़ते हैं कैसे। अभी मैं इसमें कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, बिल्कुल निकल जाएगी। अब कई लोग इसमें आंसर देंगे परफेक्टली, तो देखो होता नहीं है ना, लीस्ट होता है, इन दोनों में से कोई एक है, बताइए। आंसर होगा हाईली, जो ऑफिशियल आंसर है ना, ये अगेन लिख लो कहीं, जो भी सर मैडम आपको टेढ़ा मेढ़ा बताते हैं उनको कह भी दीजिएगा जाके बेशक, है ना। ये जो डीट प्लस बी का पेपर है, अगेन 2017 में ही आया हुआ, इसकी ऑफिशियल आंसर की में गिवन है एक तरह से क्या कि हाईली कोरिलेटेड है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिसका आईक्यू 130 आ गया मान लो, तो टीचर और बच्चे और माँ बाप सब मानने लगेंगे ये तो हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा पढ़ाई में, करता है। जिसका एकेडमिक स्कोर अच्छा आ रहा है, मान लो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, तो कोई ये थोड़ी कहेगा इसका आईक्यू कम होगा, कहेंगे अच्छा ही होगा। ठीक है जी। सीटेट में ये मॉडरेटली भी कई बार दिखा देते हैं, सीटेट में जो पेपर में आया हुआ है, हालांकि ऑफिशियल आंसर की उस पेपर की हमारे पास नहीं है, बट जनरली जो आइडिया लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि मॉडरेटली, देखो होना चाहिए मॉडरेटली, मतलब मीडियम रिलेशन मानना चाहिए, लेकिन होता क्या है जनरली हाईली, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको कोई बेवकूफ थोड़ी कहेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? जो बच्चा फर्स्ट आया है उसको अच्छा ही मानोगे ना आप उसके आईक्यू को, तो सिंपल बात है, हाईली रिलेटेड है और ये बिल्कुल सही भी है। सीटेट में अगर पूछता एक बार को तो हम मॉडरेटली के साथ जा सकते थे, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हाईली के साथ जाएं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस हैं जब एक ऑफिशियल पेपर में आंसर यही माना है हाईली, तो उसमें भी यही होगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आंचल, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि को किससे एसोसिएट या संबंध किससे जुड़ी हुई है? टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस से, यानी बुद्धि के दो कारक सिद्धांत से, ग्रुप फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी समूह कारक सिद्धांत से, हायरार्किकल थियरी जो वर्णन की हमने की थी आपको याद होगी, और भी एक दो हायरार्किकल थियरीज हमने की हैं, ठीक, मल्टीपल इंटेलिजेंस से, किससे संबंधित होगी? सिंपल आंसर है, सबसे पहले हम यही लॉजिकल मैथमेटिकल पढ़ते हैं गार्डनर पढ़ते समय, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुक दोनों याद है गार्डनर की, एक 1983 वाली फ्रेम्स ऑफ माइंड और दूसरी इंटरप्रिटेशन, नहीं इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड जो 1999 में आई थी, जब इन्होंने 8th को इंट्रोड्यूस किया और बाकी टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लीजिए लगे हाथों, पढ़िए एक बार इसको, फटाफट से पढ़िए। देखिए टेक्निकली तो नहीं दे सकते निधि, बट फिर भी सीटेट दे लेना, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कोई सही। देखो इसमें भी बहुत बड़ी बहस है, इसमें भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, इस पर भी बात करेंगे। ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन के साथ, समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं हम अभी समझेंगे, ठीक है। अब समस्याएं हैं तो सुलझाना तो बनता है ना, अगर समस्या है तो सुलझाना तो बनता है, ठीक है बात। अब देखो इसको, आपको क्या लगता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट करता है आईक्यू स्कोर को? मतलब अगर एक व्यक्ति अमीर है या गरीब है, ये चीज अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी बच्चे के आईक्यू को, उस परिवार के बच्चों के आईक्यू को? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है जी, आंचल कह रही है करता है, दुवेशा कह रही है हाँ, कोई कह रहा है नहीं, लीन इफेक्ट तो अलग हो गया। हाँ, मैं यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, गरीबी और अमीरी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक जो स्थिति है एक माँ बाप की या बच्चे की, वो उसके आईक्यू को क्या करेगा, प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? देखो अगर कोई ये बताता है तो इसका मतलब उन्होंने अपडेट नहीं किया खुद को एज अ टीचर, है ना। ऐसा नहीं है कि आईक्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, 1000 स्टडीज आपको मिल जाएंगी, मतलब सफिशिएंट स्टडीज अवेलेबल हैं, एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, नहीं ये सारे एग्जाम में सेम बात रहेगी, इसमें सीटेट का कोई मतलब नहीं है, D+B में नहीं करता, दोनों में करेगा, ठीक। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आर्थिक स्थिति है ना आपकी, वो आपके आईक्यू को प्रभावित करेगी। ये बात सैकड़ों आपको रिसर्च मिल जाएंगी इस पे, और कुछ भी नहीं करना हो तो सिर्फ गूगल कर लीजिएगा और आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। और इवन आपका आर्थर जॉनसन भी कह रहे थे, जो सर आर्थर जॉनसन की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, करता है। कैसे करेगा, कैसे करेगा? एक बच्चा है जो मान लीजिए जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पापा किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, वो जो भी कोई मजदूरी करें, कोई रिक्शा चलाएं, कुछ भी करें, और मुश्किल से खाना मिल पाता है, तो उसकी एजुकेशन की क्वालिटी कैसी होगी? खराब होगी। उसका फूड और न्यूट्रिशन कैसा होगा? बहुत ही बेकार होगा, बस किसी तरह से पेट भर जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं भारत में जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। कई लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भट्टियों में काम कर रहे हैं, भट्टी समझते हैं ना आप, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फिरोजाबाद एक जगह है जहाँ बहुत सारी चूड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक, जिनको पहनते हैं लोग खुश होकर के, वो ऐसी सिचुएशन में बनती है जहाँ बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं या उनके माँ बाप काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर ना कालिख जम रही है, उनके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं। तो जब आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को वो चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करती हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित करता है आपके आईक्यू को, 100% करता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, मतलब वो कहेंगे, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेसर रहे होंगे, बट ज्यादातर स्टडीज ये मानती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव पड़ता है। कोई कह रहा है तो फिर वाई पुअर पर्सन बिकम आईएएस और आईपीएस? क्या आप सबकी बात मान रहे हैं यहाँ? इसका मतलब सारे बनते हैं क्या आईएएस आईपीएस? या मैंने ये कहा कि जितने भी पुअर लोग हैं उनका आईक्यू कम ही होगा? नहीं कहा, ठीक है। ये आप गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गरीब लोगों का आईक्यू कम होगा, बात हो रही है प्रभावित करने की। जो वहां से जिसने अच्छा किया है, अगर उसको और अच्छे रिसोर्सेज मिले होते तो हो सकता है कि और बेहतर वो कर पाता, है ना। तो ये बात सब पे लागू नहीं होती, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। करोड़ों को छोड़ के, हजारों को छोड़ के जब हम सिर्फ 2 लोगों की बात करते हैं ना, तो हम बाकियों की समस्या को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके, ऐसे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, अब जो लोग खत्म हो गए उनका क्या? अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर गरीब का आईक्यू कम है, ये बिल्कुल गलत है। बट आईक्यू को प्रभावित कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि उसकी एजुकेशन, उसका फूड, उसकी ट्रेनिंग, हर चीज में कमी मिलेगी, ठीक है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि गरीब है तो आईक्यू कम होगा, बट प्रभावित करेगा उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या कर सकता है। मान लो जिसको खाना ठीक मिल गया या ठीक ठाक जीन्स थे, चल गई बात, नहीं है सच कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बॉय बाय अ पुअर फैमिली। यानी एक आइडेंटिकली रिच, आइडेंटिकल ट्विन समझते हैं आप, बिल्कुल सेम जेंडर होता है, सेम टाइम पे जन्म लेते हैं, ज्यादातर उनकी हेरिडिटी भी कॉमन होती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो 2 भाई थे जिनका जन्म हुआ, आइडेंटिकल ट्विंस, यानी एक साथ जिनका जन्म हुआ, और एक बच्चे को अमीर इंसान ने अडॉप्ट कर लिया और दूसरे बच्चे को एक गरीब इंसान ने, या जो गरीब फैमिली है वो पुअर फैमिली के पास है। दोनों बच्चे अलग हैं, एक गरीब फैमिली के पास है, एक अमीर फैमिली के पास है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर आईक्यू स्कोर्स? एक साल बाद दोनों के आईक्यू स्कोर में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? गुड, हल्का
बहुत बढ़िया, देखिए समझते हैं। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। अब इसका मैंने अगेन आपको वही बात कही थी, कुछ इसका मतलब ये नहीं है जो गरीब है उसका आईक्यू कम ही होगा और जो अमीर है उसका ज्यादा ही होगा, ये ऐसा मानना गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो ये हम नहीं कह सकते बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, ये बात हमारी सही है, बट क्यों सही है इस पे अभी आएंगे। ठीक है, फिर है सी ऑप्शन, द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो गरीब वाला बच्चा है वो ज्यादा स्कोर करेगा। डी ऑप्शन कहता है सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर, भाई सामाजिक आर्थिक स्थिति आईक्यू को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, ये बात गलत है। ये यही मैंने अभी आपके साथ चर्चा की थी, ये कहना कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित नहीं करता गलत बात है। आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन प्रभावित तो होता है ना, अगर मान लो 1% से ही बढ़ा तो फायदा तो हुआ ना, प्रभावित तो हुआ ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित नहीं करता, ये कहना गलत होगा। लेकिन दोनों इक्वली स्कोर करेंगे, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक साल में आईक्यू नहीं बढ़ता। आपने एक चीज पढ़ी थी फ्लीन इफेक्ट, हमने डिस्कस भी किया था, बिल्कुल कोई शुरुआत में कह भी रहा था, बट मुझे ये भी आपके साथ डिस्कस करना था इसलिए मैंने उस टाइम पे रुक गई थी। फ्लीन इफेक्ट, ये जो फ्लीन इफेक्ट है, फ्लाइन कह देते हैं कई लोग, ये व्यक्ति थे फ्लीन जिन्होंने बताया कि 10-10 साल में आईक्यू बढ़ते हैं लोगों के, अगर उनको अच्छा वो मिले, एनवायरमेंट मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो 10 साल बाद हर एक डेकेड में आईक्यू बढ़ते हुए नई जनरेशन के नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक साल दिया था, एक साल में कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा, है ना, एक साल तो लोगों को एडजस्ट करने में लग जाता है, तो एवरी डेकेड बढ़ता है ना कि एक साल में, तो आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति जिसके पास शारीरिक गतिक बुद्धि है यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, उसका एंड स्टेज मतलब सबसे हाईएस्ट अगर वो कुछ बन सकता है या सबसे बेहतर अगर वो बन सकता है तो क्या बन सकता है, यदि उसके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा पकड़ है तो। प्रीति कह रही है मेरी पहली लाइव क्लास है, बहुत बढ़िया जी, वेलकम है प्रीति आपका यहाँ करियर पे। देखिए बताइए, जवाब दीजिए, हमें चाहिए जवाब, आंसर कीजिए फटाफट से। कोई कह रहा है सर्जन, देखो ओरेटर तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, इसका शरीर से क्या मतलब है, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि। पॉलिटिकल लीडर भी एक तरह से इंटरपर्सनल में आ जाएगा, ये पॉलिटिकल लीडर जो है, लिंग्विस्टिक भी अच्छी होती है बट इंटरपर्सनल इज अ बेटर ऑप्शन ओवर हियर। पोइट अगेन लैंग्वेज से संबंधित है। सर्जन एकमात्र ऑप्शन है जिसका शरीर पे शल्य चिकित्सक समझते हैं जो ऑपरेट करते हैं, वो कबीर सिंह मूवी में जो शाहिद कपूर को दिखाया गया है, हालांकि वो बड़ा खतरनाक है। सर्जन वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो कहीं हल्का सा कट लगाना था, अगर हाथ हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ इंसान की जान जा सकती है, तो बॉडी पे इतना कंट्रोल चाहिए कि आपको पता हो कि कहां से कैसे लेके जाना है, जो स्पोर्ट्स से भी ज्यादा है। स्पोर्ट्स में तो फिर भी आपकी बड़ी मसला पूरा, आप ठीक है कैच छूट गया तो जिंदगी तो नहीं चली जाएगी किसी की, लेकिन यहाँ जिंदगी जा सकती है। तो हाईएस्ट लेवल अगर हम बॉडी काइनेस्थेटिक की बात करें तो एंड स्टेज हो सकती है सर्जन बनने की। ठीक, आगे बढ़े 38 पर। क्वेश्चन 38 है, फॉलोइंग आर दी क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एक्सेप्ट, यानी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना है कौन सी एक आलोचना को छोड़ के, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने पूछा कौन सी एक आलोचना नहीं है। फॉलोइंग आर दी क्रिटिकल व्यूज यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एक्सेप्ट, किस मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के अंदर, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की आलोचना की गई है किस एक चीज को छोड़ के, मतलब कौन सी एक आलोचना नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखो कि कौन सी एक आलोचना नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने थ्योरी दी है उसकी। बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, गार्डनर की थ्योरी में मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो कौन सा एक रचना कह सकते हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको लिख के कोई बता सकता है कि बॉडी काइनेस्थेटिक में हाईएस्ट ये होगा, ये आपको ऑप्शन देके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और आंसर कर देना है। कि मान लो कल को पूछे कि लिंग्विस्टिक में क्या होगा, तो हो सकता है कोई भाषाविद हो। ठीक, देखो एक बार ये क्वेश्चन बहुत कुछ डिसाइड करेगा, ध्यान से देखो, मेरे कमेंट नहीं देखते कोई कह रहा है यार, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, समझा करो बात को। चंचल, ये पीडीएफ अपडेटेड मिलेगा कल आपको, सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, अभी नहीं मिला होगा। बहुत बढ़िया शबनम, अच्छा शबनम ऐसा होता है, आप कह रही हैं कि जब भी मैं एवरी टाइम आई से समथिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, क्योंकि ये ना यहाँ पे एक तरफा सी बात है, पढ़ के कई बार समझ नहीं आता कि आपकी भावनाएं क्या हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप, और बहुत तेजी से कमेंट्स निकल जाते हैं, तो कम टाइम मिलता है पढ़ने का। बहुत बढ़िया अंजलि, धन्यवाद। चलिए चंचल का मन, अच्छा मंचल सा हो गया, अच्छा जी बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो कौन सा एक क्रिटिसिज्म नहीं है किसका, गार्डनर की थ्योरी का, तो इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ये तो इसकी आलोचना है कि अनुभवात्मक आधार कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है बट कम है, लैक्स। इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड, ये भी कई लोग कह देते हैं कि इसमें ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड नहीं है। ठीक, डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हाँ ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक बच्चा है जो भाषा में अच्छा है तो उसको आप क्रिकेट थोड़ी खिलाएंगे, उसको भाषा की एक्टिविटी देंगे। ठीक, फिर है गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, ना तो उन्होंने गिफ्टेड की बात की और ना ये कहा कि एक ही डोमेन में अच्छा हो सकता है आप दो में अच्छे हो। ठीक है, तो हम डी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। समर्थन, अब सपोर्ट पूछा है, क्रिटिसिज्म मत लगाया ना, पूछे सपोर्ट और आप बता दो क्रिटिसिज्म तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बताइए, नॉट पे ध्यान नहीं दिया, ओके शबनम गॉट इट। फिर क्या कह रहे थे भैया आप, बिंगो है अब तक तो मैम, सही है शाम, हमारे स्कूल में खेलते थे बच्चे बिंगो। देखो
मैम एक दिन पूरा रिवीजन नहीं कर पाते एक दिन में। अच्छा तो अब 2 दिन मिलेंगे ना, सैटरडे संडे आराम से करना रिवीजन, और इन क्वेश्चंस को जरूर खुद से सॉल्व करके देखना एक बार। मैं कल शीट भी शेयर कर दूंगी, आंसर्स के साथ ही कर दूंगी, चलो है ना। खुद से सॉल्व करना या बिना आंसर के करूँ, खुद लगाओगे आंसर, लास्ट में आंसर दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, which of the following observations supports Howard Gardner's theory of multiple intelligences? बहुत बढ़िया प्रीति। डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, यानी मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बहुत बढ़िया आमिया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसेस। ऐसी तो उन्होंने बात भी नहीं की, ना प्रैक्टिकल की, ना एनालिटिकल की, ना फलाने की। फिर है सी ऑप्शन है आपका डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर हायरार्किकल इन नेचर। इन्होंने हायरार्की की बात नहीं की, टाइप की बात की। हायरार्की होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ सारी बराबर हैं, अलग अलग हैं। डी ऑप्शन है टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थियरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल वेज मल्टीपल थियरीज टीचर्स यूज कर सकते हैं। आमिया कह रही मैम योर पेडागोजी स्पेशल बैच इज वेरी मच हेल्पफुल टू मी। अब तक मैं लाइव क्लास में नहीं आ पाई, रिकॉर्डेड क्लास देख रही हूँ और आप ही अपने ही हाथों से नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। थैंक यू मैम फॉर टेकिंग सच स्टेप फॉर टीचिंग पेडागोजी, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी होती है आमिया, और ये इसीलिए चलाए गए थे ये बैचेस जिनमें डिटेल में डिस्कशन हो कि आप चीज़ों को ढंग से सीरियसनेस के साथ समझ पाएं। ठीक, डेली प्रैक्टिस हो, डेली पढ़ाई हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो। देखो ये तीनों ही बातें सिरे से खारिज हो जाती हैं, मैंने आपको बताया भी कि क्यों। एक ही बात सही है कि डैमेज, और ये मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया था जिस दिन थियरी स्टार्ट की थी गार्डनर वाली, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। यानी आपके मस्तिष्क के एक भाग में कोई क्षति हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया और आपके ब्रेन का कोई एक हिस्सा डैमेज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो आपकी एबिलिटीज हैं वो खत्म हो गई। इंडिपेंडेंट है ना बुद्धि, तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रकार तो बाकी रहेगा, दूसरा प्रकार पे काम कर लेंगे। तो इनका ये मतलब है कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से जो टाइप्स हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक पार्ट में ब्रेन की दिक्कत हुई, मान लो लैंग्वेज वाले पार्ट में दिक्कत हो गई लेफ्ट ब्रेन में, बाकी तो सारी चीजें ठीक है ना, तो वो वर्क करेंगी। धन्यवाद अलका, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग की त्रिस्तरीय नहीं, इसको कहेंगे त्रिबुद्धि कह देते हैं, सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा? स्टर्नबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है। अगेन अपना वही पीसीए याद कर लो, पीसीए जिनके एक एक एक्स्ट्रा नाम भी हैं। लेफ्ट में सृजनात्मक नहीं होता, राइट में होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता राइट ब्रेन में होती है, और लेफ्ट ब्रेन में होती है आपकी लॉजिक, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, ये सारी चीजें। ओ गॉड सॉरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस है। ये एक्सपीरियंशियल मतलब क्रिएटिव, तो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। हल्का सा चेंज किया बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रिसोर्सफुल हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैथमेटिकल भी हमने नहीं पढ़ा, एनालिटिकल पढ़ा है जिसमें मैथ्स और लैंग्वेज वगैरह सब आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एकमात्र सही आंसर है यहाँ, ए ऑप्शन। अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, शबनम कह रही है शादी के लिए परेशान है। कोई बात नहीं, घर वालों को समझाइए, बैठिए, पढ़ाई कीजिए, जरूरत पड़े तो विद्रोह कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं एक दिन डाउट सेशन या आंसर्स फटाफट मैच कर लूंगी, या डाउट सेशन वाले सेक्शन में डाल देना इस पे करियर बिल पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। एयरफोर्स पायलट के लिए किस प्रकार की बुद्धि की जरूरत होगी, ये पूछा है, बताइए। इंटरपर्सनल की बात करके क्या करेगा भाई वो, उसका काम कुछ और है। लिंग्विस्टिक की नहीं, इंट्रापर्सनल की नहीं, काइंस्थेटिक की चाहिए। अगर बॉडी से ही फिट नहीं है तो कैसे कूदेगा जहाज से, अगर जरूरत पड़ी तो बॉडीली काइंस्थेटिक इज मस्ट। अगर बॉडीली काइंस्थेटिक ना हो तो आप स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि पायलट्स में इसकी भी जरूरत होती है। लेकिन मस्ट क्या है, मान लो स्पेशल इंटेलिजेंस है और काइंस्थेटिक नहीं है, बॉडी से फिट नहीं हो, तो नहीं बन पाओगे पायलट। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है काइंस्थेटिक या बॉडी काइंस्थेटिक पायलट के लिए, उसके बाद स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ये शादी वाली दिक्कत होगी, बट देखो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। कई बार आपके लिए कोई और लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपको सिर्फ मोटिवेट या आपको सिर्फ दिशा दिखाई जा सकती है ना। अपने लिए खड़ा होना पड़ता है एक दिन कभी ना कभी, तो नहीं तो फिर जिंदगी में पछताते रह सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 9:15 पे एक बड़ा सेशन भी है। मैम योर जेंडर बायस, सूरज कह रहे हैं। नहीं सूरज ऐसा नहीं है, जो मेल्स हैं वो कम है बैच में ऑब्वियसली, क्योंकि टीचिंग में ही मेल्स कम है कंपैरेटिवली फीमेल्स के, तो ज़्यादातर कमेंट्स फीमेल वाले आते हैं, और उस चक्कर में अगर एक आध कोई कमेंट होता है तो वो मिस हो जाता है मेल या किसी भी मेल मेंबर का, है ना। हम इमोशनल ब्लैकमेल ही कहेंगे इसको। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। श्वेता किसी दिन मैं निकाल नहीं पाई हूँ वो नोट्स वाला सेक्शन, ह्यूमर वाली बात ना याद दिलाते रहा करो। मैं किसी दिन, मैं इवन आज ही देखती हूँ, मैंने कल बहुत सारी पुरानी किताबें निकाली, नोट्स निकाले। देख लो आशुतोष ये आरोप लगा रहे हैं, कोई सूरज कह रहे हैं कि आप जेंडर बायस हो। खैर मजाक की बात है। चलिए अब क्या करेंगे हम, सैटरडे संडे है, पूरा रिवाइज कीजिएगा इस वीक जो भी डिस्कस किया है, अच्छे से इस चैप्टर को कीजिएगा पूरा नोट्स बना करके। प्रैक्टिस शीट आपको मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी इसकी इंटेलिजेंस की, मैं एक बार अपडेट करा के दे दूंगी, आंसर भी लगवा के। और अगर कुछ क्वेश्चन हमें लगेंगे कि आपको समझ नहीं आए तो किसी भी दिन एक डाउट सेशन में उनको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। और अब हम कल ही मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, मंडे मिलेंगे अब तो हम सीधा। और पर्सनैलिटी चैप्टर नहीं पर्सनैलिटी नहीं, क्रिएटिविटी करेंगे यार। अभी तो क्रिएटिविटी एक चैप्टर है, क्रिएटिविटी, उसको हम करने वाले हैं। चैप्टर क्या है, क्रिएटिविटी, जिसको हम करेंगे रचनात्मकता, ठीक। चलो फिर बाय बाय, टाटा। क्वेश्चन तो और भी हैं इसके आगे, आपको वो मिली हुई होगी पीडीएफ, बट मैं एक शीट प्रॉपर दे दूंगी, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे आज के, कल के और एक्स्ट्रा भी, ठीक। ओके।